मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, इनपुट डिवाइसेस का चल रहा है। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस है, उन इनपुट डिवाइसेस को मैंने आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक बार, ट्रैक बार, इन सभी को बताया। ठीक है। अब अपना आगे का जो आज टॉपिक अपन चूज किए हैं वो टॉपिक है आपका MICR। तो कल मैंने जो टॉपिक बताया आपको वो था OCR और OMR। ठीक है। मैक्सिमम छात्रों या छात्रा आज की डेट में अगर हम बात करें तो OMR शीट का ही यूज करते हैं। तो कल मैंने इसके बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया था। ठीक है, कि OCR किसे कहते हैं, OMR किसे कहते हैं। आज जो डिस्कशन का पॉइंट मैंने उठाया है वो है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने को करना क्या है। तो आप मुझे लगता है कि बैंक का मुझे लगता है सभी लोगों का काम पड़ता है। बिना बैंक के आजकल कुछ भी काम संभव नहीं है। या तो फिर आप या तो ऑनलाइन आप काम करें, या तो फिर ये कहें कि जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक पे के माध्यम से कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। कुछ आप DD के माध्यम से करते हैं और कुछ आप चेक के माध्यम से कार्य करते हैं। तो बैंक में बहुत सारे कार्य होते हैं और उन्हीं में कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस बैंकों के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन उस फाइल पे चलते हैं जिस फाइल पे हमने अपनी पूरे इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो फाइल हमारी वही जहाँ अपने पुराना फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल बनी हुई है, उस फाइल को अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइल है। ठीक। और इस फाइल पे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए आज जो मैं इनपुट डिवाइसेस लिया हूँ वो इनपुट डिवाइस है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। चलिए, ये मैं आपको समझाने के लिए एक कोड लिया था। ठीक है। और ये कोड एक बैंक का कहा जाए कि एक बैंक के जो यूज होने वाला एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको एक्सेस किया है, जिसको चेक बुक कहते हैं। तो चेक बुक मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इशू करवा लेते हैं बैंक से, और उन्हीं चेक बुक के माध्यम से हम लोग पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है। आज ज़्यादातर बच्चे या अ, जो भी लोग हैं, कमर्शियल लोग हैं, या कहें कि छोटे या बड़े ट्रांजेक्शन करने वाले लोग हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। और कई सारे ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे पेटीएम का कुछ लोग यूज़ करते हैं ना, कुछ लोग भीम ऐप का यूज़ करते हैं, कुछ लोग योनो ऐप का यूज़ करते हैं। मतलब कहा जाए कि अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐप्स हैं और उन ऐप्स के माध्यम से हम ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि आखिरकार हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। तो ये बातें करने का एक सीधा सा फंडा ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आखिरकार एम आई सी आर ये आखिरकार यूज़ कहाँ होता है, इसका मतलब क्या है और ये किस काम में आता है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चीज़ होती है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को, मैं एक कॉल से उठा लेता हूँ। जब किसी आप व्यक्ति को कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए आज आप दो चीज़ों को तो जानते होंगे
लैंडलाइन शब्द आपने सुना होगा, बिल्कुल जानते होंगे। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि प्रीपेड और पोस्टपेड, ये शब्द, दो शब्द मैं पहले उठा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज ये दो शब्द उठा रहा हूँ, प्रीपेड और पोस्टपेड। ठीक है। और प्रीपेड पोस्टपेड का मतलब मैंने समझाया भी था, और नहीं अगर समझ में आया तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। प्रीपेड का मतलब होता है जिस चीज़ में हम पहले, मान के चलो कि आपके पास मोबाइल है और उस सिम आपकी चार्ज नहीं है, तो सिम को पहले आप चार्ज करवाओगे और चार्ज करवाने के बाद बात करोगे, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। पोस्टपेड का मतलब है कि पहले हम यूज़ करते हैं फिर उसका पैसा भुगतान करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपके घर में बिजली का बिल होता है, तो पहले आप 1 महीने बिजली यूज़ करते हो, फिर उसके बाद उसका बिल पे करते हो, उसको बोलते हैं पोस्टपेड। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हैं। अब ये दो चीज़ें देखिए, अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी पे ही, हम आते हैं आईटी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ही आते हैं। अब मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति को फ़ोन करना चाहते हैं, लैंडलाइन फ़ोन करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो उसमें मान के चलो कि मुझे सपना किसी को फ़ोन लगाना है, तो लैंडलाइन में तो अपन क्या करते हैं कि सपना का पहले कोड देखते हैं कि सपना का कोड क्या है, और सपना के कोड के बाद उस व्यक्ति का नंबर क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है। तो पहले हमने क्या लिखा, कोड लिखा, फिर उसके बाद हमने नंबर डायल किया, और जैसे कोड लगाया, नंबर डायल किया, तो उस व्यक्ति के पास हमारा नंबर पहुंच जाता है, वो फ़ोन रिसीव करता है और आप वो बात करते हैं। ठीक है। इसी तरह से मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है, तो ये भी क्या काम करता है, एक्चुअल देखा जाए तो ये एक प्रकार का कोड होता है, और वो कोड 9 अंकों का होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। ठीक है। या ये कह दें कि जैसे सिम आप यूज़ करते हो, तो जैसे 97 से अगर किसी का नंबर शुरू होता है, तो आप कह देते हो कि ये एयरटेल का नंबर है। ठीक है। एक सीरीज आपको मिल जाती है। उसी तरह से अगर 94 से शुरू होता है, तो आप कहते हो ये BSNL का नंबर है। यानी कहा जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग सिर्फ सीरीज देख के बता देते हैं कि ये किस कंपनी का नंबर है। ठीक है। तो आखिरकार ये कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है, एक्चुअल वो नंबर से पता चलता है। या अपन ऐसे में समझा सकता हूँ कि आप लोग देखते होंगे रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती होती हैं, यूपी MP बिहार हर जगह की गाड़ियाँ निकलती हैं, तो आप देखते होंगे उसमें लिखा होता है MP09, MP04, MP019, है ना, UP96, UP90। तो ये इससे आप क्या पता कर लेते हो कि ये यूपी की गाड़ी है और किस जिले की गाड़ी है, ये आप पता कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि UP96 अगर हम बात करते हैं, तो UP96 करबी डिस्ट्रिक्ट का, यानी करबी जिला का नंबर है, करबी जनपद का नंबर है। ठीक है। तो आपने तुरंत बता दिया कि जो 80 85 80 या 82 जगहों में से किसी एक जगह का ये नंबर है, और वो जगह आपको मालूम। जैसे अपन सतना की बात करें, तो सतना में आप कह सकते हो कि MP19, यानी MP19, MP19 जैसे नंबर आप बोलोगे तो आप कह दोगे सतना जिले का नंबर है। ठीक है। तो आप ऐसा कुछ किया नहीं, आपको सिर्फ इतना ज्ञान है कि आपने सिर्फ उस नंबर को देखा, और नंबर को देखने के बाद आप बता दिए कि इस जिले की ये गाड़ी है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है, ये भी, इसमें भी इस जो नंबर्स जो होते हैं इसमें, ये 9 नंबर्स होते हैं, और ये नंबर आप देख सकते हो कि ये 9 नंबर से ही पता लगाया जाता है। ये जहाँ एक्स 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 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली नंबर्स लिखे हुए होते हैं यहाँ पे, ये अपन इंडिकेट किया है कि आप इससे समझ सकें। ठीक है। तो चेक बुक आपके पास हो या आप किसी का देखें हो चेक बुक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 9 नंबर पड़े होते हैं। ठीक है। और ये 9 नंबर का मतलब होता है कि ये सबसे पहले अलॉट किया जाता है कि ये किस बैंक का है। ठीक है। और किस शहर का है, और कौन सी ब्रांच का है। ये 3 चीज होती हैं, किस बैंक का है, किस शहर का है, और इसकी ब्रांच कौन सी है। और इन 9 नंबरों में 3 3 नंबर सभी को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इन 3 नंबरों से पता कर लिया जाता है कि ये इस शहर का है, और ये बैंक है, और ब्रांच उसकी इस शहर की ये है। ठीक है। हो सकता है उस शहर में एक ही ब्रांच हो सकता है उस शहर में 4 ब्रांच हो। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आखिरकार वो सिटी कितनी बड़ी है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है।
तो MICR जो होता है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है, ये जैसे आप चेकबुक लेके जाते हैं तो वो सीधे उस चेकबुक के नंबर से ही पता कर लेता है, वो उसको स्कैन कर लेता है। स्कैन करने पर वो देख लेता पता कर लेता है कि आखिरकार ये चेकबुक किस बैंक का है और कौन सी ब्रांच का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे जैसे इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, तो इंडिकेट करने पे पूरी चीज़ें हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि 3-3 का ये यहाँ पे कोड होता है, ठीक है, और वो कोड के माध्यम से ही उसको सर्च कर लिया जाता है। तो ये MICR बैंकों के लिए बहुत ही यूजफुल है, जिससे वो कोई भी आपने सुना होगा कि चेक बाउंस हो गया, ये शब्द सुना होगा मेरे ख्याल में। तो चेक बाउंस होना क्या है, शायद समझते ही होंगे आप लोग। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मान के चलो कि मेरे पास चेकबुक है और वो किस बैंक का है, मान के चलो कि UBI का है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। और किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने चेकबुक से आपको आप आ जाओ, मैं अपने चेकबुक में एंट्री किए दे रहा हूँ, साइन किए दे रहा हूँ, आप चेकबुक दे दूंगा आपको, आप लेके चले जाइए और जाके इस बैंक से निकाल लीजिए, ठीक है। उसने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट में 50,000 नहीं है, लेकिन मैंने चेकबुक में 50,000 एंट्री कर दिया, ठीक है। अब उस बंदे को भी नहीं पता कि बैंक में इनके 50,000 है कि नहीं। वो तो किस पे डिपेंड होगा, मेरे पे डिपेंड हो गया कि सर ने बोला है कि 50,000 देना है, तो सर तो दे रहे हैं और सर ने लिख भी दिया है अपनी चेकबुक में 50,000 रुपये, तो इनके अकाउंट में तो होगा ही, ठीक। तो ये कहा जाए कि अकाउंट का आपको डिटेल की पता नहीं है, अकाउंट का इंफॉर्मेशन नहीं है आपको कि उस अकाउंट में कितना पैसा है, और मैंने 50,000 एंट्री कर दिया, पता चला उसमें 30,000 था, ठीक है। अब जब आप वहाँ गए और आप 50,000 का चेक देते हैं, तो वो चेक आपका बाउंस हो जाएगा, मतलब कि आपके अकाउंट में अमाउंट इतना नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये इसको बोलते हैं हम चेक बाउंस होना। तो ये फैसिलिटीज अगर हम कहें तो एक प्रकार की फैसिलिटीज ना हो के धोखाधड़ी का मामला है, लेकिन बैंक हमें ये फैसिलिटीज दी। अगर हम बैंक के नज़रिए से देखें तो हमारे लिए फैसिलिटीज है, लेकिन अगर आपने किसी को ऐसा किया है तो आपने धोखा किया है। क्लियर? तो ये होता है चेक बाउंस होना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक प्रकार की ये इंक होती है जिसको पहचानने में बड़ी आसानी होती है, और वो जो नंबर्स होते हैं वो 3-3 का कोड होता है, और उसमें 3 चीज़ ही होती है। सबसे मैं आपको बता देता हूँ, वो शहर, ठीक है, वो ब्रांच और वो बैंक, ये 3 चीज़ होती हैं, और 3 चीज़ से ही पता कर लिया जाता है कि ये कौन से शहर का है, कौन सा बैंक है और कौन सी ब्रांच है, ठीक है। ये अगर इसकी मैं थोड़े से हिस्ट्री की बात करूँ तो ये 1980 में डेवलप हुआ, और 1980 के बाद ये मार्केट में धीरे आया। आने के बाद फिर ये आज काफ़ी प्रचलित हो गया, और बहुत जगह आप देखते होंगे कि ये तुरंत इस नंबर को स्कैन कर लिया जाता है। स्कैन करने के बाद तुरंत वो बता देते हैं कि हम ये यहाँ का है, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और इस इनपुट डिवाइस के माध्यम से आपको पता चल गया कि किस तरह से हम लोग इन चेक चेक बुक का यूज़ करते हैं, चेक का यूज़ करते हैं, और चेक में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट लेते हैं अपन 12 नंबर। BCR का नाम आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है बार कोड रीडर ऑब्लिक या रिकॉग्निशन। ठीक, ये बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है। अब देखिए, बार कोड रीडर अगर हम बात करें तो आज हर आइटम्स आइटम्स यानी कुछ भी चीज़, मोबाइल या पेन या बाथसोप, कुछ भी, यहाँ तक कि 2-3 रुपए 5 रुपए का पेन जो आता है उसमें भी BCR होता है, बार कोड रीडर होता है। यानी जो भी प्रोडक्ट है,
सभी प्रोडक्ट में आज की डेट में BCR आ रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उससे कंपनी लीगल होती है, और दूसरी चीज़ वो टैक्स पेबल होती है, और तीसरी चीज़ कि कंपनी अथेंटिक है और आप कंपनी पे विश्वास कर सकते हैं। हर कंपनी आज की डेट में हर कंपनी अपना एक BCR लेती है। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसकी सरकार से परमिशन लेनी होती है। अब बिना परमिशन के अगर हम काम करते हैं तो अनलीगल तरीके से हम वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक छोटी सी दुकान है तो अगर आपने दुकान रख ली है तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो अनलीगल है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो अब आप अनलीगल नहीं है। यानी कहा जाए कि आपने जो भी काम शुरू किया है उसके लिए हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होती है, नहीं तो हम अनलीगल तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि BCR कोड क्या जनरेट किए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरी एक छोटी सी फर्म है, या मैं ये कहूँ कि मेरी एक छोटी सी दुकान है, लेकिन मैं उसको बड़ा करना चाहता हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी अनलीगल तरीके से काम ना करें, सब लीगल तरीके से काम करें। तो हम BCR कोड का जनरेट करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, जिससे हमारी कंपनी की विश्वसनीयता बढ़े। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं एक छोटे से चीज से एग्जाम्पल ले लूँ। जैसे मैंने कहा पेन, तो ये होता किस तरह का ये आप पहले समझ लो। तो ये लाइनिंग के आकार का होता है। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। अपन इसका यूज कर लेते हैं, ठीक। और मैं यहाँ पे BCR आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए BCR होता किस तरह का। ये डायरेक्ट आप वो कोड पे चले चलते हैं। ये एक्चुअल देख सकते हो आप, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं और ये लाइनिंग्स हुई होती हैं, ठीक है। ये बार कोड रीडर कहलाते हैं। ये एक प्रकार की लाइनिंग होती है, और ये करीब जितने नंबर्स होंगे उतनी लाइन्स आपको दिखेंगी, ठीक है। और उन लाइन्स के अंदर साइड नंबर्स होता है। अब ये आप पहचानते होंगे ये क्या है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या है ये? हैंड हेल्ड स्कैनर। स्कैनर मैंने इसके पहले पढ़ाया था इनपुट डिवाइसेस में, ठीक है। ये क्या है? हैंड हेल्ड स्कैनर। और ये क्या है? बार कोड रीडर। यानी कहा जाए कि जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में आप देखिएगा इस तरह से लाइनिंग खींची हुई होगी, ठीक है। तो आखिरकार इससे फायदा और नुकसान क्या है? तो कंपनी को ये फायदा है कि इसके अंदर कोड होता है कंपनी का। जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो कोड है, वो कोड डाले रहते हैं, और अगर आपने इसको स्कैन किया तो उसका कोड मिल जाएगा, उस प्रोडक्ट का कोड मिल जाएगा। यानी कहा जाए कि जैसे अभी आपने एडमिशन लिया है यहाँ, ठीक है। तो एडमिशन लिया है, तो एडमिशन लेने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन होने पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो यूनिवर्सिटी एक कोड जनरेट करती है, और वो कोड आपका हमेशा के लिए रहता है। आप जब तक पढ़ते हैं तब तक, उसके बाद भी वो कोड वहाँ पे फिल होता है, यानी फिल रहता है, वो कोड वहाँ पे रहता है, ठीक है। कहते हैं ना कि रोल नंबर जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है, लेकिन इनरोलमेंट जो नंबर होता है वो आपका हमेशा वही रहा आएगा। और उस इनरोलमेंट नंबर से हम पता कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए कि आपके इंस्टीट्यूशन का कोड क्या है? 7293 है, ठीक है। और उस इस इंस्टीट्यूशन का कोड 7293 है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये इंस्टीट्यूशन लीगल है तो आप माखनलाल की साइट पे जाएंगे और 729 से सर्च करेंगे तो आपको सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज मिल जाएगा, जिसमें आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट लीगल तरीके से चल रहा है। क्लियर? उसी तरह से जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो क्या करते हैं यूनिवर्सिटी, क्या करती है उस साल का कोड रख देती है। जैसे BCA का कोड 14 है ना, BCA की बात करें तो 17 है, ठीक। इस तरह से अलग अलग कोर्सेज के कोड होते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन रख देते हैं कि 2002 या 2000 या 2020, जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन का कोड, ठीक। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सीरीज कौन सी चल रही है, सीरीज के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, ठीक है। और सीरीज जैसे मान लीजिए AN सीरीज चल रही है तो AN 7293 डाल देंगे 001। इससे पता चल जाएगा कि आप SICS में पढ़ रहे हैं, और 001 मतलब इस इंस्टीट्यूशन का पहला छात्र है या चौथा छात्र है,
मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, आप उसको समझिए, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे नंबर्स होते हैं। तो ये जो कोड है, ये बार कोड रीडर है, जो इनके पीछे नंबर्स होते हैं, और वो नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस उस प्रोडक्ट का कोड, यानी जितने प्रोडक्ट होते हैं उतने कोड होंगे उनके, तो उस प्रोडक्ट का कोड, और वो अपनी माल को सप्लाई करते हैं। अब इसको जब आप परचेज करते हैं, आप देखते हैं शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, तो बार कोड रीडर ही पढ़ा जाता है, ठीक है। उससे उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहती है, यानी अगर कोई गलत है तो उस पर काम नहीं हो पाएगा, उस कंपनी का कोई डुप्लीकेसी बनाती है तो वो फंस जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं हो पाती, जो फ्रॉड जिसको हम बोलते हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी कंपनी का लीगल तरीके से काम कर सकते हैं, जिससे आपको कोई गैर कानूनी ढंग से नहीं बोल सकता कि आप गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी कि बार कोड रीडर क्या है, एक प्रकार की इंक से बनी हुई लाइनें होती हैं जिसके अंदर कोड होता है, और जिसको हम हैंड हेल्ड स्कैनर के माध्यम से स्कैन करते हैं, और स्कैन करने पे वो हमें कोड मिल जाता है, और स्कैन जैसे हो जाता है वो उसको पास करता है कि हाँ ये सही है। समझ में आया, ठीक है। तो ये मुझे बताना था कि हैंड हेल्ड स्कैनर किस तरह से काम करता है, जो कि मैंने इस इमेज स्कैनर के रूप में इनको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो अपना टॉपिक जो चल रहा था बारकोड रीडर से, तो अब आपको समझ में आया होगा कि लाइनिंग होती है, और उन लाइनिंग के माध्यम से ही ये काम होता है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, जो अभी अपन टॉपिक जो चूज किए थे, वो टॉपिक में मैंने सिर्फ दो ही चीज उठाई थी आज। मैंने उठाया था MICR, और दूसरा उठाया था BCR, ठीक है। तो ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, और ये इनपुट डिवाइसेस किस तरह से काम करते हैं ये मैंने आपको समझाया है। बहुत बड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है और लिखना कैसे है इसको। तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस तरह से हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं कि इतनी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, और इसमें से 2-4 लिखने को 6 लिखने को आती हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको, अगर आप 15-17 इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, तो 2-4-6 आपको ऑलरेडी याद ही रहेंगी। तो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, ठीक है। और रही बात कि अगर आप वीडियोस नहीं देखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप सोचते हो कि हम सिर्फ पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, तो बुक से पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, नहीं तो सब कोई घर पे ही बुक्स में पढ़ ले, ठीक है। तो वीडियोस देखिए, और उन वीडियोस को देखने के बाद फिर उसको सोचिए कि आपने जो पढ़ा है, जो वीडियो देखा है, उसमें कितनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, दैट्स ऑल। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ।